साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 80 प्रश्नों का जो बीपीएससी के पैटर्न पे जो हमारे तरफ से गेस प्रश्न मान सकते हैं आप, हम लोग देख चुके हैं। और आगे के इस वीडियो में हम लोग आने वाले गेस प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार से आपको इसमें देखने को मिलेंगे और लगातार आपके एग्ज़ाम तक लगातार तरह तरह के कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के उपयोगी होंगे। आपको टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम देना हो, अगर आप बीपीएससी के अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे, उसमें भी बराबर रूप से ये काम करने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग ज़रूर करिए, ताकि आपके लिए मैं कंटेंट लाने के लिए एनर्जेटिक रूप से हमेशा काम करूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा, बागेश्वरी में जो पंचम स्वर होता है विवादी के स्वरूप में इसको पहचाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में 5 7 यानी कि ऑर्डर संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? साथियों अगर मिस टाइपिंग आपको कहीं पे दिखे तो आप क्वेश्चन की भावना को समझते हुए आप समझ जाइएगा। और लिखते वक्त जल्दीबाजी में कहीं कहीं मिस टाइपिंग हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप लोग भावना को समझते हुए आंसर जरूर दीजिएगा क्वेश्चन को समझते हुए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में ऑर्डर और संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? तो मैं आपको बता दूं, भैरव भी संपूर्ण का, यमन भी संपूर्ण, बिलावल भी संपूर्ण, लेकिन हम लोग का जो आसावरी है ये ऑर्डर संपूर्ण का राग होता है। अगला क्वेश्चन, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो भैरव जो होता है सुबह का संधि प्रकाश राग है, तो सुबह इसका आंसर हो जाएगा। निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? गमर ऐसा। साथियों ये मिस टाइपिंग में यहाँ पे आप इसको, ये जो स्वर समुदाय दिख रहा है, निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? गमर ऐसा, ठीक है। तो इसको आप लोग बताएंगे गमर ऐसा जो स्वर समुदाय है किस राग में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बताइए आप। इसका जो आंसर हो जाएगा आसावरी हो जाएगा, ठीक है। ताल दीपचंदी किसके साथ बजाई जाती है? तो दीपचंदी ताल जो है ठुमरी के साथ बजाई जाती है, ठीक है। दीपचंदी हमेशा ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। वैसे दीपचंदी को वैसे लोक संगीत में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से और जो चीज़ें ज़्यादा प्रचलित होती है उसी को हम लोग मानते हैं। तो ठुमरी के लिए दीपचंदी सबसे उपयुक्त है। टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, टप्पा गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो पंजाबी ताल, जिसको टप्पा ताल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 7 नंबर क्वेश्चन है, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भातखंडे विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। पहले इसी भातखंडे विश्वविद्यालय को हम लोग मैरिज म्यूजिक कॉलेज जानते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथियों जिनको अगर साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कमेंट आता है कि साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने मोबाइल का जो वीडियो क्वालिटी है 360 पिक्सल कम से कम ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और नेट की समस्या ना हो तो आप ज़्यादा क्वालिटी में भी देख सकते हैं। आप लैंडस्केप मोड में देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम अपने मूल रूप से किस राग में गाया जाता है? मूल रूप में वंदे मातरम जो है वह राग ये जो देश में है गाया जाता है, ठीक है। देश का गीत है, देश में गाया जाता है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जो है किनके शिष्य हैं? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जो घराना है वह ग्वालियर घराना है, ठीक है। तो ग्वालियर घराना के थे। और ये किनके शिष्य थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे। तो 9 नंबर हम लोग देख लिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य है? तो बलवंत राय भट्ट भी जो है ये भी विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ और लगातार कई वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न करा चुका हूँ, अगर आप प्लेलिस्ट देखे होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा वीडियो हो चुका है। तो ऑल म्यूजिक एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट, अगर कोई भी जो साथी अभी देख रहे हैं, नया नया देख रहा है, अगर वो नहीं देखें तो आप पूरा प्लेलिस्ट अगर देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि आपको जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही करा रहा हूँ। वो हैंड रिटन नोट्स जो दे रहा हूँ कंसेप्ट के लिए या MCQ, वैसे सारे वीडियो में मैं कंसेप्ट देने का प्रयास करता हूँ और आपके सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है, तो आप विश्वास के साथ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, राग विज्ञान के लेखक का क्या नाम है? तो राग विज्ञान के जो लेखक है विनायक राव पटवर्धन इसका आंसर हो जाएंगे। और आपको बता दें विनायक राव पटवर्धन भी ग्वालियर घराने के हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
दक्षिण भारत में कितने मुख्य ताले हैं? तो दक्षिण भारत में मुख्य ताले 7 ताले हैं, जिनको सप्तसुलादी ताल बोला जाता है। और इसी सप्तसुलादी ताल का क्या नाम है? ध्रुव, मठ, रूपक, झम, त्रिपुट, अठ, एक, यही सप्तसुलादी ताल है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में मुख्य ताले हैं ये। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और कमेंट में आप अपना विचार ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए, भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो भाव रंग लहरी बलवंत राय भट्ट को कहा गया है। प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो ओंकार नाथ ठाकुर है। साथियों, थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ, इसलिए चूँकि मेरा टारगेट रहता है कि बस काम की चीज़ें किया जाए, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को टारगेट करने का मेरा हमेशा से ये लक्ष्य रहता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कुल कितनी श्रुति होती है? तो कुल जो श्रुति होती है 22 श्रुति होती है। रे और ध कितनी श्रुति का अंतर है, यानी कि रे और ध में कितनी श्रुति होता है? ठीक है, तो रे और ध में आपका जो श्रुति होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करते समय इधर उधर हो गया। मेरा ये मतलब है कि रे और ध में कितनी श्रुति होती है? तो रे और ध में आपका 3 श्रुति होता है। ठीक है, तो ये 3 श्रुति वाला स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है हमारे माध्यम से, आपके सिलेबस को टच करते हुए सभी पार्ट से क्वेश्चन निकाला गया, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपको हो सकता है हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, इसलिए आप विश्वास के साथ, जो भी हमारे चैनल पर वीडियो आ रहा है, विश्वास के साथ देखिए। मैं आपके लिए बहुत रिसर्च के साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपके सिलेबस के अनुसार मेहनत कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट बना रहा है, बहुत कुछ होने वाला है आपके इस चैनल से। चलिए, प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो प्रारंभ में जो ग्राम थे 3 ग्राम माने गए थे। ठीक है, उस समय प्रारंभ में जो गंधार ग्राम था उसको स्वर्गवासी नहीं बताया गया था। बाद में गंधार ग्राम को स्वर्गवासी बता दिया गया, इसको प्रयोग में नहीं लिया गया, और षडज ग्राम और मध्यम ग्राम ही प्रचलित हुआ। लेकिन प्रारंभ में हम लोग का जो ग्राम था वह 3 ग्राम ही माना गया था। अगला क्वेश्चन है, कुल मूर्छना कितने होते हैं? देखिए, कुल मूर्छना जो होते हैं आपके 21 हो जाएंगे। ठीक है, 1 ग्राम से 7 मूर्छना, लेकिन कुल मूर्छना का जब बात हो जाएगा 3 ग्राम से 21 मूर्छना हम लोग मानते हैं। कुल विकृत स्वर कितने हैं? तो कुल विकृत स्वर जो होते हैं 5 विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, 4 कोमल और 1 तीव्र, सबको विकृत बोलते हैं। सभी शुद्ध स्वर से निर्मित राग है। तो देखिए, यमन भी तीव्र मध्यम लग जाता है उसमें। ठीक है, इसमें भी आपका लग जाता है आपका, ठीक है, इसमें भी आपका कोमल लग जाता है विकृत। ठीक है, तो बिलावल जो सभी शुद्ध स्वरूप इसमें लगता है। ठीक है, राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का जो संवादी है, वादी तो हो गया आपका ग, और संवादी इसका नी हो जाता है। ठीक है, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। परन किस वाद्य से संबंधित है? हम लोग का जो ऑप्शन है चंग है, पखावज है, मृदंग है और मैंडोलिन है। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन और क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग का परन वाद्य का संबंध हो जाएगा वो पखावज इसका सटीक आंसर हो जाएगा। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं, परन तबला में भी प्रयोग माना जाता है। ठीक है, और परन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का जो पखावज है वह सही हो जाएगा। कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था? कंठे महाराज जो बनारस घराना के तबलिये थे, उनके शिष्य का नाम क्या था? किशन महाराज था। ये भी बहुत बड़े तबला वादक हैं। नाना साहब पानसे क्या बजाते हैं? नाना साहब पानसे आपके पखावज बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पागल दास क्या बजाते थे? तो पागल दास को भी पखावज वादक माना जाता है। ठीक है, चक्रधार तिहाई में समान मात्रा के कितनी बोल होते हैं? तो चक्रधार तिहाई में समान मात्रा के 3 बोल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बीजी जोग क्या बजाते थे? बीजी जोग हैं जो वायलिन बजाते थे। बीजी जोग का संबंध किसके साथियों? वायलिन से है। सूर सिंगार संसद कहाँ है? सूर सिंगार संसद, ठीक है, ये मुंबई में स्थापित है। ठीक है, राजा मान सिंह तोमर संगीत यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो राजा मान सिंह तोमर संगीत यूनिवर्सिटी ग्वालियर में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ध्वनि किस क्रिया से उत्पन्न या उत्पादित होती है? तो 32 नंबर का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा कंपन या आंदोलन हो जाएगा। सितार का पहला तार किस स्वर में मिलाते हैं? तो सितार का जो पहला तार है मंद्र म से मिलाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन भी आई हैं, ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या अन्य टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो,
यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि हमारे चैनल से 80-90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका प्रमाण आप स्टेट के एग्ज़ाम में भी देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 34 नंबर। राग भूपाली में कौन स्वर नहीं लगता है? तो राग भूपाली में म और नि वर्जित होता है, ठीक है, क्योंकि सारे ग प ध सा इसका स्वर है। कौन सा वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ? 35 नंबर का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, त्रितंत्री वीणा से जो विकसित हुआ है वह सितार विकसित हुआ है, ठीक है। साथियों अगर जिनको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 360 पिक्सल में आप वीडियो की सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। और हो सके तो लैंडस्केप मोड में देखिएगा तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास थे। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका, ये कौन सा वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो ये सितार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे, हम लोग देख लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का घराना कौन है? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का जो घराना है ये ग्वालियर घराना से है, ठीक है। ठुमरी का रस क्या है? ठुमरी श्रृंगार रस से संबंधित है, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तानसेन संगीत समारोह वृंदावन में होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चार ताल किस गायकी का ताल है? चार ताल जो है 40 नंबर का आंसर जो हो जाएगा इसका ख्याल, ठुमरी, टप्पा ये नहीं होगा, ध्रुपद इसका आंसर हो जाएगा। चार ताल ध्रुपद से संबंधित है। उदात स्वर किस समय का स्वर है? तो उदात, अनुदात और स्वरित सामगान के 3 स्वर थे, सामवेद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उदात स्वर किस समय का है? तो सामगान के समय सामवेद का स्वर है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत ने किस काल में लिखा था? नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत ने जो लिखा था वो कौन सा काल था? उसको नाग युग बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथियों मैं अदर ऑप्शन का पढ़ने में समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन और आंसर मैं टिक करते जाता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कराया जाए। इसलिए आप मेरा सारा वीडियो आप देख रहे होंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन ही मिलता होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत परिजात ग्रंथ में कितने राग बताए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं, संगीत परिजात जो ग्रंथ है उसमें आपको 122 राग बताए गए हैं। वहीं संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितने राग कहे गए हैं? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में आपको 264 रागों का उल्लेख मिलता है। तो 264 हम लोग का संगीत रत्नाकर का राग हो जाएगा। सारंगदेव किस स्थान के रहने वाले थे? तो सारंगदेव जो थे कश्मीरी पंडित थे, ठीक है, तो ये कश्मीर के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, धनवर नगर स्थान का किससे संबंध है? तो धनवर नगर स्थान का संबंध संगीत परिजात का इससे संबंध है, क्योंकि संगीत परिजात का रचना इसी स्थान पे पंडित अहोबल ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 47 नंबर। द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख किसने किया था? तो द्वादश स्वर मूर्छना का उल्लेख जो है वह मतंग के द्वारा किया गया था। पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो पैरों से जो नृत्य के बोलों का जो प्रदर्शन होता है उसे तत्कार बोलते हैं, ठीक है, हम लोग का तत्कार आंसर हो जाएगा। समता प्रसाद संगीत के किस विधा से जुड़े हैं? समता प्रसाद आपके वादन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सोलफा स्वरलिपि पद्धति में षड्ज को क्या कहते हैं? साथियों सोलफा स्वरलिपि पद्धति में हम लोग स्वर को क्या बोलते हैं? डो रे मे फा सोले सी डो, ठीक है, सोले, तो यानी कि डो हो जाएगा क्या? डो से हम लोग का शुरू होता है डो, ठीक है, तो ये सा हो जाता है। डो रे मे फा सो ले आपका नी हो जाता है। हम लोग का क्या पूछ रहा है? षड्ज का पूछ रहा है, तो सोलफा स्वरलिपि पद्धति में षड्ज का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का डो आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज जो है 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये नृत्य से संबंधित है, ठीक है, कथक के डांसर थे, ठीक है। सिंह भूपाल ने संगीत रत्नाकर की टीका किस नाम से किया? तो सिंह भूपाल ने कल्लीनाथ ने और आपके सिंह भूपाल ने भी संगीत रत्नाकर, वैसे संगीत रत्नाकर के टीकाकार वैसे लगभग 7 व्यक्ति ने संगीत रत्नाकर पे टीका किया था, अलग अलग लोगों ने, जिसमें मैं आपको बता दूं एक सिंह भूपाल भी थे जो संगीत सुधाकर नाम ग्रंथ से इसका टीका लिखे थे, ठीक है। इसका सुधाकर ये जो आंसर है ये होगा। आचार्य बृहस्पति का लेखन का मुख्य केंद्र कौन सा ग्रंथ था? आचार्य बृहस्पति का जो लेखन का मुख्य केंद्र था वह संगीत रत्नाकर ग्रंथ को अपना केंद्र बना करके लेखन किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राम चतुर मलिक का संबंध किस राज्य से है? तो राम चतुर मलिक बिहार के
कलाकार थे, ध्रुपद गायक थे, बहुत बड़े ध्रुपद गायक थे, ठीक है, राम चतुर मलिक। दरभंगा घराना के अंतर्गत अमता एक उनका माना जाता है जगह, उसी से संबंधित है ये। बांग्ला में राग शब्द का अर्थ क्या है? तो बांग्ला में राग शब्द का जो अर्थ है वह क्रोध होता है इसका आंसर, ठीक है। बिहू लोक नृत्य किस स्थान का है? तो बिहू लोक नृत्य का जो संबंध है वह असम से है इसका आंसर, ठीक है, लगा लीजिएगा। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो रासलीला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। साथियों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन और आपका आंसर देखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन पढ़ूंगा तो थोड़ा सा समय उसमें भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करना ही ज़्यादा सटीक होता है, क्योंकि आपको मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको कैसे भी कंटेंट को अभ्यास करा दिया जाए। तो 58 नंबर क्वेश्चन है, गरबा कहाँ का नृत्य है? तो गरबा जो नृत्य है वो गुजरात का आपका हो जाएगा, ठीक है, गरबा गुजरात का है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कंठ की भिन्नता से ध्वनि में जो भिन्नता पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए हम लोग कंठ की भिन्नता से जो गायकी में अलग अलग तरह का जो लयकारी पैदा करते हैं ना, ठीक है, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, कभी बहुत नीचे जाना, जो अलग अलग है अपने जो ध्वनि में स्टाइल एक तरह से आप बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काकू बोलते हैं ध्वनि में भिन्नता को, ठीक है। संगीत रत्नाकर में कितने काकू कहे गए हैं? तो 6 प्रकार के कहे गए हैं। वहीं आपको भरत ने कितने काकू कहे हैं? तो 2 कहे हैं, सकांश और निराकांश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृंद कितने प्रकार के होते हैं? तो वृंद जो हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के वृंद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके उत्तम वृंद में सबसे ज़्यादा गायक माने जाते हैं, 32 गायकों का ग्रुप उसमें माना जाता है, ठीक है। वहीं आपका जो कनिष्ठ है उसमें 12 कलाकारों का यानी कि 12 गायकों का ग्रुप माना गया था, और आपके मध्यम में 16, ठीक है। इस तरह से इसका स्वरूप है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, जिसे धातु और मातु, यहाँ पे मौत लिखा हुआ है तो इसको ध्यान, ये बहुत गड़बड़ रूप लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो जाता है, तो हड़बड़ी में ये सब आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ जिससे ये समस्या आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन का मतलब था, जिसे धातु और मातु का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसे धातु और मातु का ज्ञान होता है उसे वाग्यकार बोलते हैं, ठीक है। धातु क्या होता है और मातु क्या होता है साथियों, ठीक है। आप इसको धातु को शब्द यानी कि रचना से जोड़ सकते हैं, और मातु आपका क्या, जो साहित्यिक पक्ष होता है, यानी कि धातु और मातु का होता है जिसको स्वर और साहित्य का दोनों का ज्ञान हो, वहीं वाका आपका वाग्यकार हो जाता है। वाद्य वृंद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो वाद्य वृंद को अंग्रेजी में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। और आपके ये जो सिम्फनी है इसी का बृहद रूप है, विदेशों में इसको आपको वाद्य वृंद को भी सिम्फनी बोला जाता था, इंग्लिश में इसको ऑर्केस्ट्रा में, और सिम्फनी इसी का बृहद रूप है, ठीक है। और तुर्य आपका ये जो था पाणिनि काल में इसको बोला गया था, ठीक है, वाद्य वृंद को। चलिए गणेश स्तोत्र किसका रचना है? ये जो एक ग्रंथ है गणेश स्तोत्र, ये तानसेन ने इसका रचना किया था, तानसेन का एक ग्रंथ है ये गणेश स्तोत्र, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धमार ताल का आविष्कार किसने किया है? तो धमार ताल का जो आविष्कार है बैजू बावरा ने किया है। साथियों आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं ये सारे बीपीएससी के पैटर्न पे ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं, और आगे भी ऐसा ही आने की पूरी संभावना है। और आपके टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और यही सब आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही हमारे चैनल के सारे वीडियो आपको दिए जाते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उससे मेरा भी सहयोग हो जाएगा और आपको भी सारे अपडेट समय से मिलते रहेंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो कल के जो कलाकार हैं, ठीक है, ये मुंबई में ये सम्मेलन होता है कल के कलाकार। रविंद्र संगीत का मूल आधार क्या है? तो रविंद्र संगीत का जो मूल आधार होता है वो ध्रुपद पद्धति पे होता है, ध्रुपद से संबंधित है, ठीक है। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक कौन है? 68 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, ये पंडित रविशंकर ने किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक का संस्थापक इनको माना जाता है, रविशंकर ने इसको खोला था। दक्षिण संगीत में एक स्वर को छोड़कर दूसरे स्वर को गाना क्या होता है? तो दक्षिण स्वर जैसे आपको सा से रे छोड़ करके ग, ठीक है, फिर म पे आपका प छोड़ करके ध, इस तरह का जो स्वरूप होता है आप इसको मीड एक तरह से आप क्या बोलते हैं गमक में इसको ले सकते हैं। तो इसका जो स्वरूप है इसको
डालू बोलते हैं दक्षिण संगीत में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दक्षिण संगीत में एक एक स्वर को जब छोड़कर गाते हैं उस स्वर को डालू बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिंगों के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो संगीत मकरंद में इसकी चर्चा हुई थी। और लिंगों के आधार पर संगीत मकरंद के रचनाकार कौन है? तो नारद है, ठीक है। इसका आंसर नारद हो जाएगा। रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो रुद्र ताल का जो संबंध है साथियों, रुद्र इसका रूप ही है, तो रुद्र कब होता है? वीर रस का, ठीक है। रुद्र रूप कब होता है? वीरता के समय, ठीक है। तो रुद्र ताल का संबंध वीर रस से जोड़ा गया। हाथरस से जो पत्रिका निकलती है उसका क्या नाम था? तो संगीत नामक पत्रिका हाथरस से निकलती थी। ठुमरी, ये डुमरी लिख दिया गया है मिस टाइपिंग में, ठीक है। ठुमरी पढ़िएगा। ठुमरी अंग से गाई जाने वाली हरी लिखे हैं, होरी होगा इसका, ठीक है। ठुमरी अंग से गाई जाने वाली होरी को क्या कहते हैं? तो ठुमरी अंग से जो होरी गाई जाती है उसको कच्ची होरी बोलते हैं, ठीक है। कालिदास पुरस्कार कौन से प्रदेश में मिलता है? तो कालिदास जो पुरस्कार है वो महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र प्रदेश से इसका संबंध है। कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो कर्मा लोक नृत्य का संबंध उड़ीसा से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो कुल स्वर 12 होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सा के अलावा कौन सा अचल स्वर है? देखिए 2 अचल स्वर है, सा और प, ठीक है। तो सा के अलावा कौन सा स्वर हो जाएगा? प हो जाएगा इसका आंसर। आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? तो श्रुति दर्पण एक यंत्र उन्होंने बनाया, इसी के द्वारा उन्होंने प्रमाण श्रुति का उदाहरण दिया था। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि से दर्शाया था? तो महर्षि भरत ने प्रमाण श्रुति को किस विधि से दर्शाया था? तो ये सारणा के प्रक्रिया के द्वारा किया था, जो इनके प्रथम सारणा में ही प्रमाण श्रुति को इन्होंने दर्शा दिया था, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, मुकाम कितने माने गए हैं? तो देखिए मुकाम क्या होते हैं? ईरानी संगीत में स्वर को मुकाम कहा जाता है, ठीक है। और हंगाम किसे कहा जाता है? श्रुति को। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हंगाम 24 माने गए हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा 80 का। मुकाम कितने माने गए? तो 12 स्वर माने गए ईरानी संगीत में, इसी को मुकाम बुलाया जाता है। तो साथियों आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार कंटेंट के साथ। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी कंटेंट मेरे चैनल पे आपको जो दिखाया जा रहा है, प्रत्येक वीडियो को आप देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार है, और मुझे जब जैसा लगता है कि जो आपके लिए उपयोगी है, मैं सारे वीडियो को जैसा भी स्वरूप होता है आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।